तो बच्चों अगला पैराग्राफ देखते हैं। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण के मृत्यु से वो बहुत घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी। उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध से भर कर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार डाले, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच ने रावण का आदेश मानना पड़ा। अब इस पैराग्राफ में बच्चों हम देख सकते हैं कि रावण फिर मारीच के पास जाता है। किसके नाते? क्योंकि शूर्पणखा उसे काफ़ी धिक्कारती है और उसे प्रलोभन भी दे देती कि सीता बहुत सुंदर है, सीता को तो रावण यहाँ राजमहल में होना चाहिए था, वहाँ वो उसकी जगह नहीं, उसका स्थान तो यहाँ पर है। ये सारी बात करके, यानी कि ये प्रलोभन देकर वो उसे बुलाना चाहती है या फिर उसे प्रलोभन दे के तैयार करती है और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में सफल भी हो जाती है। सफल होने से तात्पर्य है कि रावण फिर से मारीच के पास जाता है। बच्चों, वो खरदूषण की मृत्यु का जब समाचार सुनता है तो उससे वो स्वयं भी घबरा जाता है कि क्या करें। तो रावण ने मारीच से मदद मांगता है। मदद यानी सहायता मांगता है। मारीच तो चाहता था कि रावण सीता का हरण ना करें, लेकिन इस बार रावण ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे वो डांटता है और डांट कर उसे आज्ञा देता है कि मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा अगर वो राम के सामने जाएगा तो राम के हाथों मारा जाएगा और कहीं ना कहीं रावण इस बात को भांप जाता है यानी कि अंदाजा उसे हो जाता है कि एक बार ये युद्ध में भाग के वहाँ से चला आया था, दोबारा जाएगा तो इसकी मृत्यु निश्चित है। भांप जाना यानी अंदेशा लगा लेना बच्चों कि जो चीज़ सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है, क्योंकि उसके बारे में राक्षस है तो राक्षस को एक दूसरे के बारे में, राक्षस को मारीच के बारे में पता होता है, तो यहाँ पर उस चीज़ का वो अंदाज़ा लगा लेते हैं और भांप जाता है यानी अंदाज़ा सही लग जाता है। तो वो कहता भी है कि हो सकता है कि इस बार, यानी कि रावण मारीच से कहता है कि हो सकता है इस बार तुम जब जाओगे तो राम तुम्हें मार दे, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो यहाँ पर मेरे हाथों से भी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और इस नाते से तुम्हें अब मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। तो अब ये तो वही हाल हो गया कि यहाँ कुआं यहाँ खाए, बीच में बचे मारीच भाई। हाँ बच्चों, तो इस नाते से अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो क्रोध से भरकर रावण कहता है कि वहाँ जाने पर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि मार देगा, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु यानी तुम्हारा अंत, तुम्हारी मौत। विवश होकर यानी कि लाचार होकर मारीच रावण का आदेश का पालन करता है, वो उसकी बात को मान जाता है। मतलब अब वो सीता के अपहरण के लिए तैयार हो चुका है कि वो रावण की सहायता करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। अर्थात बच्चों, जैसे कि योजनाबद्ध तरीके से रावण और मारीच ये लोग रावण के रथ पर बैठकर पंचवटी पहुंचते हैं और पंचवटी पहुंचने के बाद ही कुटी के निकट आकर मायावी मारीच एक सुंदर से सोने के हिरण का वेश धारण कर लेता है। जैसा कि बच्चों हमने देखा भी हुआ है ये कि जब रामायण देखा था तो रामायण में भी हमने ये चीज़ देखी है कि वो हिरण कितना सुंदर होता है। तो यहाँ पर जब मायावी मारीच ने हिरण का रूप धारण कर लिया तो वो कुटी के आसपास घूमने लगता है। कुटी के आसपास इसलिए घूमता है कि किसी न किसी तरीके से सीता उसे देख ले और उस पर मोहित हो जाए, क्योंकि वो मायावी होता है, अपनी कला में निपुण होता है और अपनी जिस भेष में वो धारित होता है, जिस भेष को उसने धारण किया उसमें वो बखूबी बहुत सुंदर लग रहा होता है। यानी इतना सुंदर हिरण आप और मैंने भी कभी नहीं देखा होगा। इतना सुंदर हिरण वो जंगल में जाता है और वहाँ पे उनके कुटी के आसपास घूमने लगता है। रावण एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और पेड़ के पीछे छुपता है तो छुपता ही है बच्चों, लेकिन पेड़ के पीछे वो एक साधु के भेष में छिपता है। यानी तपस्वी लोग कैसे होता है, गेरुए वस्त्र में है, तो उस तरह से गेरुए वस्त्र में रावण वहाँ पर
पेड़ की ओटी में जाके छुप जाता है, जिससे उसे कोई देखे नहीं, और वहाँ जो घटने वाला है या जिस तरीके से उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उस चीज़ को वो किस तरह से अंजाम देंगे, तो पहली भूमिका मारीच की है। तो उस भूमिका में मारीच अब अपने कुटी के आसपास वो घूम रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अब आप पेज नंबर पृष्ठ अपना पलट लीजिए। अभी हमने 39 का देखा है, अब पेज नंबर 40 ओपन कर लिया बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह तो था, वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। अर्थात बच्चों, अब जैसी योजना थी मारीच की कि वो सुंदर हिरण बन के वहाँ आसपास घूमेगा और सीता उसे देख लें, और वही हुआ। सीता उस हिरण को देखकर उस पर मुग्ध होना यानी मोहित हो जाना, उस पर वो मोहित हो जाती है और मोहित होकर राम को उसे पकड़ने के लिए कहती हैं कि आप इस हिरण को मेरे लिए ला दीजिए ना, कितना सुंदर हिरण है। ऐसे बड़ी इतने बड़े घने जंगल में, वन में आज तक मैंने इतना सुंदर हिरण कभी नहीं देखा। ला दीजिए ना मुझे वो हिरण चाहिए। मतलब वो एक मुग्ध हो जाती हैं और जिद कर लेती हैं कि नहीं, मुझे ये हिरण चाहिए। राम को उस हिरण को देखकर संदेह होता है कि वन में सोने का हिरण कैसे आ सकता है। तो संदेह होना यानी संशय हो जाना। आभास उन्हें हो गया था कि सोने का हिरण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्रकृति के खिलाफ है ना बच्चों। अभी मैं आपको कहूँ कि जैसे अब हम गोरखपुर में रहते हैं, तो गोरखपुर में कहीं बता दूँ कि अरे वहाँ पे सोने का ताजमहल है, तो आप मानोगे क्या? लेकिन अगर मैं खूब सुंदर सा ताजमहल ऐसा तैयार करके वहाँ रखा दिया जाए, या प्रलोभन आपको लालच दे दिया जाए, और अगर मेरे पास कुछ जादू की शक्तियाँ हो, तो आप मान जाओगे ना मेरी बात? ठीक इसी प्रकार से बच्चों, ये मायावी राक्षस होते हैं। इनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि जिसके आधार पर ये लोग वो किसी भी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मारीच ने सुंदर से हिरण का रूप धारण किया था, और इस बात से लक्ष्मण भी सहमत होते हैं। अब हम आगे देखते हैं।